Assalamualaikum. Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about Navy Sailor Test Experience of 31st December 2025 part number 3. आज अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट सेंटर्स में टोटल 10 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट फेल है। तो चले आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। तो इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स हम मैथ में उस कॉलम को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जहां पर आपको रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स मिले। अब आप कहेंगे सर रोज से क्या मुराद है और कॉलम से क्या मुराद है? यहाँ पर मैं आपको एक कॉलम बना कर देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम में मैंने डिजिट्स लिखे 1 2 3 4। तो इसके जो वर्टिकल लाइंस होते हैं ना, इसको हम नाम देते हैं कॉलम्स का, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आते हैं इनको हम नाम देते हैं रोज का। अब यहाँ पर इस एमसीक्यूज के मुताबिक वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री हो, एक एंट्री से मुराद ये है जहां पर डिजिट सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक हो। सो इसको हम क्या नाम देंगे? सो इसको हम नाम देते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स का। यानी ये एक मैट्रिक्स है और इसके सिर्फ अंदर एक ही एंट्री है, या फिर 1 होगा, या इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होगा। इसके बाद बुलेट नंबर 2 को देखें। एंड मैट्रिक्स विद नो एंट्रीज इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एंट्री नहीं होती वो कहलाता है नल मैट्रिक्स। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो इसको हम नाम देंगे नल मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज बराबर हो कॉलम्स के, तो उसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। कैसे? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। नंबर्स के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट आपने रोज और कॉलम्स को फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोज कितने हैं? 1 2। यहाँ पर मैं एक रो और ड्रॉ कर लेता हूँ, 6 7 8। ठीक हो गया? 3। कितने रोज हो गए? 3। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। यानी इसमें रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। तो जब रोज कॉलम्स के बराबर होंगे तो फिर इसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। एंड द लास्ट वन इज मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा ये एक मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज क्या है? 1 1 1। हर जगह पर 1 1 आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। एमसीक्यू नंबर 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ब्लैंक रूट्स। तो इस एमसीक्यूज में समझने की इतनी कोई खास बात है नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो है 2। यहाँ पर अगर इसको हम जूम कर ले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, सो वो आपने बताना है 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स के ऊपर क्या है? आपको स्क्वायर दिया गया है। और अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को इन केस ऑफ अंडर रूट लिखना है तो फिर आप इसको ऐसा लिखेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 इज टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स इक्वल कॉल्ड। तो आई थिंक सो ये एमसीक्यू एफएमटी में रिपीट हुआ था। वहां पर हमसे पूछा गया था कि ट्राइंगल के टोटल टाइप्स कितने हैं। सो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के टोटल 6 टाइप्स है। 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जिसमें हमने राइट एंगल, एब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल को देखा था। एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, जिसमें हमने इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलीन ट्राइंगल को देखा था। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ट्राइंगल की वो टाइप जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। ट्राइंगल होता क्या है? ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें आपको 3 एंगल्स मिलेंगे, दिस इज नोन एज ट्राइंगल। और वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? अगर ये साइड भी 6 मीटर का है, ये साइड भी 6 मीटर का है और ये साइड भी 6 मीटर का है, तो इसको हम नाम देंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल का। इसी तरीके से अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें 2 साइड्स आपस में बराबर होंगे। सपोज करें ये साइड ए है और ये साइड बी है, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन जो सी साइड है ये है 7 मीटर का और ये डिफरेंट है, तो फिर इसको हम नाम देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का। इसका डेफिनेशन कुछ यूं होगा, टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल।
इसी तरीके से अगर हम स्केलियन ट्रायंगल की बात करें तो इसमें तीनों साइड डिफरेंट होंगे। सपोज कर ये वाला साइड मुझे दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग नेवी सेलर टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के लिए नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 032556419495 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन नोट्स में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, इंग्लिश एमसीक्यूज़ और साथ साथ आपको जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो अगर आप इन नोट्स को बाय करने में इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 6 मीटर का ये मुझे दिया गया है 8 मीटर्स का और ये दिया गया है 7 मीटर का। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो। देखिए इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर हम आइसोसेलेस की बात करें साइड ए और साइड बी आपस में बराबर है जबकि सी यहाँ पर डिफरेंट है। और स्केलिन को देख ले, ए डिफरेंट है, बी डिफरेंट है और सी डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 4 इज द एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड। वो एंगल जो 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा मीन वो 181 भी हो सकता है, 182 भी हो सकता है, अप टू 359, बट लेस देन 360, 360 से कम है, चाहे वो 359 हो चाहे वो 358 हो। तो मैथ में हम इसको नाम देंगे रिफ्लेक्सिव एंगल का। इसी तरीके से अगर हम टू एंगल्स आपस में ऐड करें, टू एंगल हुज सम इज 90, हमने टू एंगल्स आपस में ऐड किए जिसका सम हमारे पास 90 आया। सपोज करें मैंने कहा एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री का था और एक हमारे पास 60 डिग्री का था, तो इससे क्या आएगा 90 डिग्री। तो इन टू एंगल्स को हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसी तरीके से अगर हम टू एंगल्स को आपस में ऐड करें उसका सम 180 आ जाए तो फिर इसको हम नाम देंगे सप्लीमेंट्री एंगल का। तो अगर मैंने कहा एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों का सम क्या है 90 आ जाए तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, अगर इसका सम हम करें और 180 आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर होगा सप्लीमेंट्री एंगल। एमसीक्यू नंबर 5 इज पाकिस्तान वन T20 वर्ल्ड कप इन विच ईयर। सो पाकिस्तान ने अपना जो T20 वर्ल्ड कप था वो जीता था ईयर 2009 में। इस टाइम पर जो पाकिस्तान के कैप्टन थे वो थे यूनुस। हाँ, दोनों जो इन्होंने कप जीते हैं वो किसी न किसी पठान के ही अंडर है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है जो है 1992 में, और उस टाइम पर जो कैप्टन थे पाकिस्तान के वो थे इमरान खान। क्यू नंबर 6 इज वर्सक डैम इज सिचुएटेड इन। सबसे पहले मैं वर्सक डैम के बारे में आपको ये बताते चलूँ कि ये दुनिया में सबसे बड़ा डैम है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पानी स्टोर्ड किया गया है और ये लोकेट है केपीके में। एमसीक्यू नंबर 7 इज नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल कोड क्या है। एक है मोबाइल का कोड, वो क्या है, वो है 92। इंडिया का क्या है, इंडिया का 91 है। इसी तरीके से जब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को शॉर्टकट लिखा जाता है तो फिर वो लिखा जाता है पीके। एमसीक्यू नंबर 8 इज ही इज सीनियर ब्लैंक मी। अब ये प्रीपोजिशन का एक एमसीक्यूज है और यहाँ पर बेटा जी आपने ये बात याद रखनी है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जब भी ये चीज़ें आएंगी सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर या फिर सुपीरियर, इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे और वो है टू। ही इज सीनियर टू मी, यानी वो मेरे से क्या है, वो मेरे से सीनियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ब्लैंक 7 o'clock। अब यहाँ पर देखे फोर तो ऑलरेडी एक दफ़ा लग चुका है, इट्स मीन इस ब्लैंक में फोर तो आएगा नहीं। अब नीचे क्या कहा जा रहा है, सिंस। सो सिंस कुछ ना कुछ ठीक है, फिर है फ्रॉम और एट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मीन सिंस। इसी तरीके से जब हम ईयर्स की बात करते हैं, मैं इस कंपनी में इतने सालों से, यानी कब से, अगर मैं कहूँ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस, मैं लिखता हूँ आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 1992, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगाता, सिंस लगाता। अगर मैं कहता आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 20 ईयर्स, यानी मैंने कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया होता, 20 ईयर्स देखे एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, तो फिर मैं उसके आगे क्या लगाता, फिर उसके आगे मैं लगाता 4। क्वेश्चन नंबर 10 इज वाई वी वॉन्ट वाइट क्लॉथ्स इन हॉट सीजन्स। आपने गर्मियों में देखा होगा बच्चों ने, बड़ों ने, जवानों ने वाइट कपड़े पहने होते हैं।
अब इस वाइट कपड़ों में सबसे पहले इसके केमिस्ट्री को समझे, इसके फिजिक्स को समझे कि एक चीज़ मुझे वाइट नज़र आ रही है, सो ये वाइट है क्यों। एक्चुअली आपको पता होगा कि सन से जो रेडिएशंस आते हैं, जो विजिबल रीजन है, वहाँ से आते हैं 7 कलर्स। और ये जो 7 कलर्स है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक चीज़ वाइट क्यों नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको ब्लैक क्यों नहीं नज़र आ रही। तो वाइट कपड़ों में ये खासियत है, जो सन से जो 7 कलर्स आते हैं, अगर मैं कहूँ ये मेरी बॉडी है, यहाँ पर ये सन है, इससे 7 कलर्स आ रहे हैं। तो वाइट कपड़ा करता है क्या है, ये 7 कलर्स को वापस भेजता है। इसी तरीके से अगर हम ब्लैक की बात करें, एक चीज़ मुझे ब्लैक क्यों नज़र आ रही है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये ब्लू है, वैसे ये ब्लैक है। अभी आपको ब्लैक क्यों नज़र आ रही है, ब्लैक आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इसने सन से जो आने वाली शुआएं हैं, इसने वो जो तमाम 7 कलर्स है वो सारे एब्जॉर्ब किए हैं। इसी तरीके से ये जो कलर है आपको ग्रीन क्यों नज़र आ रहा है, जो 6 कलर्स है वो आपके आई ने एब्जॉर्ब किए, आपके यानी जो व्हाट्सएप का कलर है इसने एब्जॉर्ब किया है, लेकिन जो ग्रीन कलर है इसने मिट किया है। दैट्स वाई आपके व्हाट्सएप का जो लोगो है ये ग्रीन नज़र आ रहा है। तो वाइट कपड़े हम गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टर्स है, जो इस सन से रेडिएशंस आते हैं, ये उन रेडिएशंस को वापस भेजते हैं। एंड स्क्यू नंबर 11 इज व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर करंट। सो एक होता है करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। करंट को अगर आपने डिटेक्ट करना है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। मैंने आपको यहाँ पर एक वायर दे दिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वायर में देख ले कि इसमें कितना करंट आ रहा है, तो फिर वो हम डिटेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से। अब अगर आपने करंट को मेजर करना है कि इतना एम्पेयर करंट आ रहा है, इतना एम्पेयर करंट आ रहा है, तो फिर आप यूज़ करेंगे एम मीटर। क्यू नंबर 12 इज एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय। सो बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है, और एक्सरेज को डिस्कवर किया था रोएंटगेन ने। इसके अलावा कुछ और भी डिस्कवरीज है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चार्डविक ने, और प्रोटॉन को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने। क्यू नंबर 13 इज सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू। सो जब सन से सपोज कर ले 100% रेडिएशन आ रहे हैं, तो अगर इसने अर्थ सरफेस को क्या किया, हिट किया, तो वापस जो रेडिएशंस जाती हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वापस जो रेडिएशंस जाती हैं 64% इसमें वापस चली जाती है। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर अगर आप देख ले, तो इसमें 51% जो है वो लैंड और ओशन आपस में एब्जॉर्ब करती है, जहाँ पर पानी है और जहाँ पर लैंड है, वहाँ पर 51% एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बकाया इसके अलावा जो रेडिएशन है वो जब सन से आ रही होती है, कुछ इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ जब वापस जाते हैं, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसकी वजह से कॉज होता है। तो जो रेडिएशन अर्थ की तरफ आती है, अर्थ इसे कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। आपने गर्मियों में देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि अर्थ जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उसको ये कंप्लीटली कन्वर्ट करती है हीट में, दर्जे हरारत। स्क्यू नंबर 14 इज कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू। तो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स खुद बनाते हैं, और इसके लिए प्लांट्स में एक प्रोसेस किया जाता है जो खुद हो रहा होता है, नेचर में होता है फोटोसिंथेसिस। इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से हम प्लांट्स को ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कहते हैं। ऑटोट्रोपिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं भी अपना खाना खुद तैयार करता हूँ, मैं बर्तन उठा के उसमें गोश्त वगैरह डाल के बना लेता हूँ, लेकिन बेटा अपनी बॉडी के अंदर खुद खुराक तैयार करना सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ये करते क्या है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ज़मीन से पानी को लेके इससे अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है ये ऑटोट्रोप्स है, और प्लांट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो हेट्रोट्रोप्स है। नंबर 15 इज हाई लेवल ऑफ पीएच मीन्स। तो यहाँ पर ये मैंने पीएच स्केल एक ऐड किया हुआ है। पीएच स्केल पर आपको 0 से लेके 14 तक आपको नंबर्स मिलेंगे, 0 से लेके 6 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6। अगर किसी चीज़ की, मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक बर्तन आपको दे दिया, इसमें मैंने कोई सोल्यूशन डाला हुआ है, और इस सोल्यूशन में हमने पीएच मीटर रख लिया। अगर आपके पास पीएच की वैल्यू 0 से लेके 6 तक आ गई, तो इट्स मीन ये जो चीज़ है ये एसिडिक है।
अब ये जो मैंने आपको केमिकल दिया है, सपोज करें वाटर है और आपने वाटर में पीएच मीटर रखा, तो आपके पास जो पीएच आएगा वो क्या होगा, वो 7 होगा। तो जब किसी चीज़ की पीएच 7 आती है, सो इट्स मीनो क्या है, वो न्यूट्रल है। फिर 8 से लेके 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, अगर आपके पास पीएच मीटर पर ये वैल्यूज़ आती है, तो इट्स मीन जो बर्तन में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है, वो बेसिक है या फिर अल्कलाइन है। तो यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ पीएच मीन्स कि जो चीज़ आपको दी होंगी वो अल्कलाइन होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम एसिडिक की बात करें, यहाँ पर वैल्यूज़ लो है और जो बेसिक हैं वहाँ पर वैल्यूज़ हाई है। सो इट्स मीन कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, 6 से नीचे आ रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पर सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है। फिर सर जब आप 6 की तरफ जाते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वीक एसिड होता जा रहा है। और यहाँ पर एक केस उल्टा है, अगर आप 8 पर होंगे तो ये वीक बेस होगा और अगर आप 14 पर आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो। 16 इज द एटमोसफेयर अराउंड अस डिवाइड्स इनटू ब्लैंक लेयर। एटमोसफेयर है क्या? द ब्लैंकेट ऑफ गैस दैट सराउंड अस इज नोन एज एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में डिफरेंट गैसेज होते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.91% है, कार्बन 0.04% है। इस एटमोसफेयर को हमने टोटल 4 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हो गए 4 लेयर्स। यहाँ पर एक 5th लेयर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपके बुक्स में नहीं है। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर है जो हमारे ऊपर प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर है। उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर है, देन थर्मोस्फेयर। तो ये 4 लेयर्स है आपके एटमोसफेयर के। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।